Hi, this is Aditi Rana. Today we will complete class 8 NCERT Science chapter 16 light. So let's begin. It is only when the light from an object enters our eyes that we see it. जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है तभी हम उसे देख पाते हैं. द लाइट might have been either emitted by the object or reflected by it. हम एक ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं या तो वो लाइट इमिट करेगा यानी कि लाइट को प्रोड्यूस करेगा या फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल, ऐसा क्या होता है कि चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. लाइट इज़ द एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी, लाइट वो एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं. लाइट इज़ इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स सच एज द सन, जो सन है, जो सूरज है, वो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है. एक ऐसी सोर्स है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है. आवर आइज अलोन डू नॉट अलाउ अस टू सी, लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन बाउंस ऑफ इनटू अवर आइज, दैट इज हाउ वी सी इट. हमारी आंखें अकेली नहीं हैं जिनकी हेल्प से हम देख पाते हैं. जब भी कोई सोर्स होती है, फॉर एग्जांपल जैसे सन है, इस सोर्स से जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होकर जब वो हमारी आंखों तक आती है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दी हुई हैं. सी है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी तो 3 ही पॉसिबल कंडीशन है. पहली कंडीशन तो ये है कि ये एक रे ऑफ लाइट थी, ये एक ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई है ना, और इस ऑब्जेक्ट ने उसे एब्जॉर्व कर लिया, इस लाइट को एब्जॉर्व कर लिया यानी कि पूरा का पूरा सोख लिया. दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी और उससे बाउंस बैक हो गई, यानी कि जिस डायरेक्शन में गिरी दूसरे डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है. तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी तो फिर वो उससे ट्रांसमिट हो जाएगी यानी कि उसे क्रॉस कर जाएगी. इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा कि लाइट उससे पास थ्रू हो जाएगी. ठीक है. दोबारा से देखते हैं. पहली कंडीशन तो ये थी कि कोई लाइट की रे किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी तो उस ऑब्जेक्ट ने उसे एब्जॉर्व कर लिया. दूसरी कंडीशन थी कि जो लाइट रे गिरी वो रिफ्लेक्ट हो गई, और तीसरी कंडीशन थी कि जो राइट ऑफ रे गिरी वो ट्रांसमिट हो गई यानी कि उससे पास थ्रू हो गई. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, यानी कि जो सन रेज हैं, यहाँ पे दिखाई दी कि सन की लाइट यहाँ पे फॉल हुई, फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो उसके रास्ते में आया, उस ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ तक पहुँचती है तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. सो दिस इज़ हाउ द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिक डेफिनेशंस. ठीक है. व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड बाउंस बैक इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. जब लाइट किसी सरफेस पे टकराती है और बाउंस बैक होती है यानी कि टकरा के दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है तो उसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहा जाता है. द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. वो रोशनी की किरण जो किसी भी सरफेस से टकराई है, ठीक है, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे. यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे कहते हैं. ठीक है. ये मिरर है आपका, पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है जिससे कोई रे ऑफ लाइट टकराई तो जो लाइट टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं. द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो ये रे थी, ये इस मिरर पे टकराई थी, उसके बाद ये बाउंस बैक हुई, दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गई. ठीक है. तो वो रे जो लौट के आती है सरफेस से टकरा के उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये वाली रे जो उस सरफेस से टकरा के दोबारा लौट के आई है उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. Next is normal. It is an imaginary line that is drawn perpendicular to the reflected surface at the point where the incident ray strikes the surface or at the point of incidence. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके सरफेस से टकराती है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. तो नॉर्मल क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइन है जिसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस सरफेस के. ये सरफेस है मिरर, तो इसके परपेंडिकुलर हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसे नॉर्मल कहा जाता है. और ये नॉर्मल हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये लिखा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके.
सो नाउ वी विल सी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे पहला लॉ क्या है जो रिफ्लेक्शन का है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। तो जो हमारा ये एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने जो बनाया एंगल आई, और वो एंगल है जो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है हमारा एंगल आर, ये हमेशा इक्वल ही होते हैं। अगर आपको एक एंगल पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो दूसरा कितना है, क्योंकि ये हमेशा इक्वल ही होते हैं। नेक्स्ट, second law of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal all lies in the same plane। यानी कि ये तीनों चीज़ें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये एक फ्लैट सरफेस यानी कि एक ही सरफेस पे लाई करेंगे तीनों। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। अभी तक हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टर की, यानी कि वो सरफेस जो इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करता है उसकी बात हो रही है। बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होगा, एक ऐसा सरफेस जो कि शाइनी है, उसका सरफेस शाइनी है, पॉलिश्ड है या फिर वो स्मूथ है। तो ये तीनों क्वालिटी होती हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर की। अगर हम बात करें सिल्वर मेटल की तो वो एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है क्योंकि वो बहुत शाइनी है, पॉलिश्ड है और स्मूथ सरफेस वाला होता है। तो यहाँ पे अगर कोई रे गिरेगी, इंसिडेंट रे गिरेगी, तो वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट, इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपेयर टू मीट एट अ पॉइंट। इमेज कब बनती है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो किसी पॉइंट पे जाके मिलती हैं या फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपेयर होता है कि वो मिल रही हैं। सो टाइप्स ऑफ इमेज, दो तरह की इमेज फॉर्म होती हैं, या तो रियल या फिर वर्चुअल। रियल इमेज वो इमेज होती है दैट इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर वो किसी पॉइंट पे एक्चुअली मिलती हैं, सच में मिलती हैं, तो आपकी रियल इमेज फॉर्म होती है। ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा होना। तो जैसे कि ये एम है तो इसकी इमेज अपसाइड डाउन हो जाएगी, इसका ऊपर हिस्सा नीचे को हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर को हो जाएगा, यानी कि ये इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। एम की अगर आप इमेज देखोगे, रियल इमेज देखोगे, तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू जैसा दिखाई देगा। ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इन्हें स्क्रीन पर देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल में हम मूवी देखते हैं, यानी कि वो रियल इमेजेस होती हैं जो कि किसी स्क्रीन पर प्रोड्यूस की जा सके। नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज is that image which is formed when reflected rays do not actually meet but they appear to meet at certain points। वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज वाकई में नहीं मिल रही हैं, सच में नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि आगे जाके ये मिल सकती हैं, तो वो अपीयर करती हैं कि वो एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, इससे जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो हमेशा सीधी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एम की इमेज बनाऊंगी, अल्फ़ाबेट एम की इमेज, तो वो हमेशा एम जैसी ही दिखेगी, यानी कि वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इंसान है, जो इसकी हाइट थी, जो इसका साइज था, वही साइज इसकी इमेज का होगा, यानी कि जब प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो उसका साइज सेम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज ऑलवेज इक्वल। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ, मैं एम से डिनोट कर रही हूँ मिरर, ओ से ऑब्जेक्ट, तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना दूर खड़ा है मिरर से उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर और इमेज में। आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जो इमेज फॉर्म होगी उसमें और मिरर में भी सेम डिस्टेंस होगा। मान लीजिए ये जो आदमी है ये 2 मीटर आगे खड़ा है, 2 मीटर आगे खड़ा है मिरर के, तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, मिरर के 2 मीटर बिहाइंड, मिरर के पीछे 2 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कि क्या डिस्टेंस है इमेज का फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इमेज ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये खड़ा है, तो अब मैं पूछूं कि क्या टोटल डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो जो यहाँ का डिस्टेंस था 2 मीटर और जो यहाँ का डिस्टेंस था 2 मीटर, ठीक है, ये था x1 और ये था x2, तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि 4 मीटर। ठीक है, तो ये खासियत है प्लेन मिरर में, जो इमेज है वो ऐसे बनती है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है मिरर के, उतनी ही इमेज मिरर के पीछे बनती है। नेक्स्ट इज द इमेज इज इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इसका सर ऊपर है तो इसका भी सर ऊपर है, इसका पैर नीचे है तो इसका भी पैर नीचे है, यानी कि इमेज सीधी सीधी बनती है, सर ऊपर पैर नीचे, इस तरीके से। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि इस आदमी का जो ये राइट हैंड है, ठीक है,
वो इमेज का लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा। तो यानी कि जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। तो दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ डाइवर्जिंग रेज। बेसिकली हमें पता है कि ये एक लाइन गई, ठीक है, एक सीधी लाइन गई, जब सीधी जाती है टकराती है एक मिरर से, एक पॉलिश सरफेस से, तो उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पे बाउंस बैक होती है। जब भी कोई लाइन सीधी जाएगी तो वो सेम तरीके से वापस आएगी। दूसरा क्या था, एक यहाँ से इंसिडेंट रे गई, टकराई एंड रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में नहीं मिलती हैं, लेकिन वो ऐसे अपीयर करती हैं कि वो मिली हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम इन्हें एक्सटेंड करें तो भी ये कहीं जाके मिलेगी नहीं, ये लाइन यहाँ गई और ये वाली यहाँ गई, तो ये दूर जा रही हैं, आपस में डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये कहीं मिलेंगी तो है नहीं। तो हम इमेजिन करते हैं, अगर हम इन्हें इमेजिन करें कि कहीं जाके ये मिरर के पीछे मिल रही होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। Next, see here, regular and diffused reflection. When all parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. देखिए, ये आपको एक इमेज दी हुई है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही हैं, ठीक है। जब ये इस सरफेस से टकरा रही हैं तो अब ये सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कोई इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई यहाँ हो रही है, कोई यहाँ हो रही है, कोई ऐसे हो रही है, यानी कि एक प्रॉपर पैटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, पैरेलल पैटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। इसलिए इसे कहा गया है डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सरफेस है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, जैसे कि स्टोन हो गया या हमारे कपड़े हो गए या हमारी बॉडी हो गई, कोई ऐसा सरफेस है जो कि फ्लैट नहीं है। इस वजह से जो इंसिडेंट रे आ रही हैं वो अलग अलग तरीके से, ये आई यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये हो गई यहाँ पे रिफ्लेक्ट, ये आके ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक पैरेलल फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो ये आपका हो गया डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी ओर हम बात करते हैं कि किसी स्मूथ सरफेस, जैसे कि हमारा एक मिरर हो गया, उस पर जब एक इंसिडेंट रे गिरती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है प्रॉपरली। दूसरी इंसिडेंट रे गिरेगी जो पैरेलल होगी, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो आप ये देखिए कि सी हियर, अब ये जो रिफ्लेक्ट वाली रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। सेम देखिए यहाँ पे भी इंसिडेंट रे जो पैरेलल आ रही थी वो पैरेलल आ रही थी और वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसीलिए इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये तब होता है जब आपका सरफेस स्मूथ होता है, जैसे कि कोई मिरर। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती, जैसे कि हमारा मून है, ब्लू स्काई है या क्लाउड है, जिन पे खुद की रोशनी नहीं है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की रोशनी की वजह से हमें दिखाई देते हैं या शाइन करते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। वहीं वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमारा सन है या कोई कैंडल है या कोई बल्ब है या फायर है, इन्हें कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। एक बार कोई रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट किया, उसे दोबारा भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग मोर देन वन मिरर एट सर्टेन एंगल। अगर हम एक से ज़्यादा मिरर को एंगल पे सेट कर दें तो हम एक रे को बार बार रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दिस विल रिजल्ट इन मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन। ये जैसे कि आपने बार्बर की शॉप में देखा होगा कि बार्बर क्या करता है कि ये इस फ्रंट वाले मिरर में तो आपको अपना फेस दिखाई दे रहा है, राइट, लेकिन जब वो एक बैक में भी मिरर लगा देता है तो उसकी वजह से आपको दिखाई देता है कि आपका हेयर स्टाइल पीछे से कैसा है। तो वो क्या कर रहा है, सेम इंसिडेंट रे को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके पास दो प्लेन मिरर हैं, राइट, तो इन्हें अलग अलग एंगल पे सेट करके वो एक ही रे ऑफ लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? एक डिवाइस है जिसको बनाया जाता है दो प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल करके, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं। ये दो मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं, इनकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे थे। इसका इस्तेमाल होता है सबमरीन टैंक्स में, और सोल्जर इसे बंकर्स में यूज़ करते हैं ताकि वो सामने वाली आर्मी पे नज़र रख सके, उन्हें स्पाई कर सके। तो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना था, मैं इसे डायरेक्टली नहीं देख पा रही थी, तो मैंने क्या किया, एक पेरिस्कोप का यूज़ किया। इसमें क्या हुआ, ये इंसान था,
ठीक है। तो यहाँ पे इस रे ऑफ लाइट गई, टकराई इस मिरर से, फिर यहाँ गई, इससे टकराई और फिर मैंने इसे देख लिया, तो यानी कि मैंने इसे इनडायरेक्टली देख लिया। ठीक है, ये आपको दूसरी इमेज दिखाई गई है कि अगर मिरर को रखना है तो कौन से एंगल पे रखना होगा, 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तब वो वर्क करेंगे इस डिवाइस को अगर आपको बनाना है तो। इसका इस्तेमाल हम पहले ही बात कर चुके हैं, सबमरीन टैंक्स में यूज़ होता है, सोल्जर्स इसे यूज़ करते हैं बंकर में ताकि वो सामने वाली आर्मी पे नज़र रख सके, उन पे स्पाई कर सके उनकी हरकतों पर। नेक्स्ट इज मल्टीपल इमेज। टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दो मिरर जो एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड यानी कि तिरछे रखे हुए हैं वो मल्टीपल बहुत सारी इमेजेस को क्रिएट करते हैं। क्यों इमेज को क्रिएट कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, एक रे ऑफ लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर इन्फिनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड। जब एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है दो ऐसे प्लेन मिरर के सामने जो कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ये एक मिरर है, ये दूसरा है, ये एक दोनों के पैरेलल हैं, बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया तो इन्फिनाइट बहुत सारी अनगिनत इमेजेस बनाई जा सकती हैं इस ऑब्जेक्ट की। Next is kaleidoscope. It is a device that works on the phenomena of multiple reflection with the help of multiple mirror. ये एक ऐसी डिवाइस है जो इस प्रोसेस पे काम करती है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इसमें मल्टीपल मिरर्स का इस्तेमाल करके। इट हैज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विद 3 प्लेन मिरर्स इनसाइड इट। इसकी जो शेप होती है वो सिलेंडर जैसी होती है और इसके अंदर 3 प्लेन मिरर होते हैं। When the light falls upon this object, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन द 3 मिरर। जब भी इसके ऊपर लाइट गिरती है तो क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 प्लेन मिरर हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से ब्यूटीफुल कलरफुल पैटर्न्स बना के दिखते हैं। सिंस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ऑलवेज द सेम, द ऑब्जर्वर नेवर सी अ सिमिलर पैटर्न अगेन। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का हमेशा सेम ही हो ये ज़रूरी नहीं है ना, इसलिए जो भी इन्हें ऑब्जर्व करता है पैटर्न को उसे हर बार एक नया पैटर्न देखने को मिलता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये पैटर्न बन रहा है, हर बार अलग बनता है क्योंकि इसमें 3 प्लेन मिरर हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये बनता है, सिलेंडर शेप है और उसमें 3 हमने प्लेन मिरर लगाए हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट है क्या वो सफ़ेद है या फिर वो कलर्ड है? सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट। सनलाइट को हम सफ़ेद लाइट कहते हैं लेकिन ये 7 कलर से बनी हुई है और ये इनका कोड है विबग्योर। विबग्योर की फुल फॉर्म है वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यानी कि इस सीक्वेंस में जो कलर हैं वो अरेंज हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें जो सनलाइट है जिन 7 कलर से मिलके बनी है उनमें स्प्लिट हो जाती है, उनमें बिखर जाती है। रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप डिस्पर्जन देखते हैं। सनलाइट वाइट है और वो डिस्पर्स होती है 7 कलर में, तब आपको रेनबो दिखाई देता है। व्हाट इज़ इनसाइड अवर आइज? हमारी आंखों के अंदर क्या है? कॉर्निया। स्फेरिकल शेप होती है, आउटर कोट होता है आई का और ये वाइट कलर का होता है। कॉर्निया क्या है? स्फेरिकल सी शेप होती है और हमारी आंख का बाहरी हिस्सा जो कि सफ़ेद रंग का होता है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ये थोड़ा कठोर होता है इसलिए ताकि जो हमारी आँख का अंदरूनी हिस्सा है उसे ये किसी भी इंजरी से बचा सके। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। और ये जो वाइट पोर्शन का आगे का जो पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट सा, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट इज एरीज। इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आई। जो आई का कलर्ड पार्ट होता है उसे एरीज कहते हैं। दिस एरीज इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स अ डिस्टिंग्विश कलर। ये वो पार्ट होता है जिसकी वजह से हम किसी आदमी की अलग पहचान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज, जब हम कहते हैं कि इस आदमी की आंखें ग्रीन है, इसकी ब्लू है, इसकी पर्पल है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि उसके एरीज का कलर क्या है। इन द एरीज देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। एरीज के अंदर एक छोटी सी स्मॉल सी ओपनिंग होती है जिसे प्यूपिल कहा जाता है। इट होल्ड्स द प्यूपिल। जो एरिस होती है वो प्यूपिल को होल्ड करती है और उसे एडजस्ट करती है, उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, तो जो एरिस होती है वो प्यूपिल को होल्ड करे हुए है और उसका साइज एडजस्ट भी कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कभी एक्सपेंड कर रही है, कभी सिकोड़ रही है, कभी फैला रही है। और सनलाइट की क्या इंटेंसिटी है, मतलब जो सामने हमारे लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर लाइट बहुत तेज़ है तो ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी।
ठीक है, प्यूपिल को सिकोड़ लेगी। लेकिन अगर लाइट बहुत कम है, अंधेरा है पूरे रूम में, तो ये क्या करेगी, एक्सपेंड कर देगी प्यूपिल को, ताकि हमें चीज़ें क्लियरली दिखाई दें। नेक्स्ट इज प्यूपिल, इट इज़ ब्लैक इन कलर दैट एब्जॉर्व ऑल द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। ये ब्लैक कलर का होता है और जो भी लाइट इसके ऊपर गिरती है ये उसे एब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट इज सीलियरी मसल्स, इट होल्ड्स द लेंस। जो हमारी आंखों का लेंस होता है ये उसे होल्ड करती हैं और उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं। अब बात करते हैं फोकल लेंथ होती क्या है। जो लेंस होता है उसका जो सेंटर पार्ट है उस जगह से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसी को फोकल लेंथ कहते हैं। लेंस की बात करती हैं, द लेंस विच इज़ बिहाइंड द प्यूपिल हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू क्लियरली फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस। जो लेंस होता है हमारी आंख के अंदर वो किसी कांच का बना तो होता नहीं है, नहीं तो ब्रेक हो जाता। वो कैसे बना होता है, सेल से बना होता है, यानी कि नेचुरली मेड है, हमारी बॉडी ने खुद से बनाया है, राइट। तो ये लेंस होता है प्यूपिल के पीछे और ये हेल्प करता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। इस तरीके से एडजस्ट करता है कि फोकस कर सके उन ऑब्जेक्ट पे जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। द रेटिना इज द स्क्रीन वेयर द इमेज गेट फॉर्म्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या है, वो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होती है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल। जो रेटिना है वो दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल से बना हुआ है। फर्स्ट इज कोन सेल दैट रिस्पॉन्ड टू कलर। कलर को लेके जो रिस्पॉन्ड करते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, वो है कोन सेल। और जो रॉड सेल होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, के लाइट कैसी है, बहुत तेज़ है या डिम है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल नर्व, इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। जो ऑप्टिकल नर्व होती है उसका काम क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उसे आँख से ब्रेन तक पहुंचाती है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व एंड द रेटिना देर आर नो सेंसरी सेल, सो नो विजिबल is possible at that spot and this is called the blind spot। जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना मिलते हैं वहाँ पे कोई सेंसरी सेल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे कोई विजन पॉसिबल नहीं होता है और इसीलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। सी हियर, हमने बात करी थी कि जो वाइट पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉर्निया, ठीक है। फिर हमने बात करी थी एरिस क्या होता है, वो कलर्ड पार्ट होता है जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि अगर किसी आदमी की आंखें ग्रीन कलर की हैं तो जो ग्रीन कलर है वो क्या है, एरिस, ठीक है। किसी की ब्लू है, किसी की ऑरेंज है, तो एरिस डिफ्रेंशिएट करता है कि आपकी आंखों का कलर क्या है। किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, अलग अलग सबकी होती हैं, ठीक है, ठीक है। और एरिस है होल्ड करता है प्यूपिल को। प्यूपिल को कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी एक्सपेंड करता है, डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, सिकोड़ देगा प्यूपिल को, और अगर लाइट बहुत डिम है, कमरे में बहुत अंधेरा है, तो ये उसे एक्सपेंड करेगा ताकि हमें चीज़ें क्लियरली दिखाई दे। नेक्स्ट फिर हमने बात करी थी सेलुलरी मसल्स की। ये क्या करती हैं, ये लेंस को होल्ड करती हैं और जो फोकल लेंथ है उसे एडजस्ट करती हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, लेंस के बिल्कुल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वही फोकल लेंथ होता है, ठीक है। ये जो लेंस है इसका काम क्या है, सी, जो लेंस है उसका काम क्या है कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा तो फिर लेंस से होते हुए उसकी इमेज जाके रेटिना पे बनती है, यानी कि रेटिना वो स्क्रीन है जहाँ पे हमें इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पे पर्पल कलर से आपको रेटिना शो किया गया है, यानी कि यहाँ से लेके ये जो पर्पल पर्पल लाइन है यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो सकती है। अब ये बीच का हिस्सा देखिए, वो जगह जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व शुरू होती है, मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे दूसरा कलर, आई विल चूज़ रेड कलर, यस। तो वो एरिया जहाँ पे रेटिना नहीं है, जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व है, ठीक है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे रेटिना नहीं है, ऑप्टिकल नर्व है, वहाँ पे आपका ब्लाइंड स्पॉट है। क्योंकि यहाँ पे रेटिना नहीं है, स्क्रीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और जो ऑप्टिकल नर्व है उनका वर्क भी हमने जाना था, आई से कलेक्ट करके कोई भी इमेज को वो ब्रेन तक पहुँचाती है। हमने किसी चीज़ को देख लिया लेकिन हम उसे समझेंगे कैसे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, जब माइंड भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, यस। तो ऑप्टिकल नर्व का यही काम है, वो क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उन्हें आई से माइंड तक पहुंचाती है। नेक्स्ट, परसिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन रेटिना। परसिस्टेंस मतलब कितने समय तक कोई इमेज रेटिना पर रहती है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड।
1 सेकंड का अगर हम 16वां हिस्सा कर दें, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए ये 1 सेकंड है, ठीक है, मैंने उसके 16 हिस्से कर दिए, तो इतना इतनी देर 1 सेकंड के 16वें हिस्से जितने समय तक कोई इमेज होती है वो रेटिना पे बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई इमेज रेटिना पे बनी और तुरंत हट गई, नहीं, 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वो उस पे बनी रहती है। सो if still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceive the object as moving। इसलिए अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चल नहीं रहा है लेकिन उसकी जो इमेज है वो बार बार आंखों पे फ्लैश करी जाए, इस तरीके से फ्लैश करी जाए कि 1 सेकंड में 16 बार से ज़्यादा फ्लैश करी जाए, तो हमें ऐसा लगेगा, हमें ऐसा अपीयर होगा, है ना, ऐसा एहसास होगा कि ये चीज़ चल रही है, मोशन कर रही है। इन मूवीज़ वी सी 24 पिक्चर्स पर सेकंड, सो वी सी अ मूविंग पिक्चर। कई बार हम एनिमेटेड मूवी देखते हैं या कोई भी पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, 24 पिक्चर्स हमें 1 सेकंड में दिखाई जाती है, इस वजह से हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट इज विजुअल डिफेक्ट। कई बार आंखों में प्रॉब्लम भी हो जाती है। द मोस्ट कॉमन डिस्टेंस एट विच वी कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। हमें बुक्स को ना तो आंखों से बहुत दूर रख के पढ़ना चाहिए, ना ही बहुत क्लोज रख के पढ़ना चाहिए। जो आइडियल डिस्टेंस है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस पे बुक रखनी चाहिए और उसके बाद उसे रीड करना चाहिए। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई सेट बिकेम फॉगी। कई बार बुढ़ापे में क्या होता है, हमारी जो आई सेट है वो धुंधली हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकेम क्लाउडी। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा आई का लेंस है वो क्लाउडी हो गया है, यानी कि ऐसा हो गया है जैसे उस पर धुंध सी हो गई हो। व्हेन इट हैपन्स पर्सन आर सेड टू हैव कैटरेक्ट। जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि उस इंसान को कैटरेक्ट हो गया है। इसकी वजह से उसकी आई साइट चली जाती है और कई बार तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। टू ट्रीट दिस डिफेक्ट द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। अब इसका इलाज क्या है कि जो ओपेक लेंस है, जो ऐसा हो गया है कि अब वो प्रॉपर इमेज आपकी नहीं बना रहा, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, उसे हम रिमूव कर देंगे और एक नया आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह डाल देंगे और आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट, आई ऑफ वेरियस एनिमल्स। अब हम एनिमल्स की आइज़ देखते हैं। जो क्रैब होता है, जो आपका केकड़ा होता है, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उसकी हेल्प से ये हर साइड देख सकता है। इसलिए अगर क्रैब के कोई पीछे भी खड़ा है उसका दुश्मन, तो भी वो उसे देख लेगा। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसा लगता है कि ये थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आइज को मिला के बनी है, बहुत सारी छोटी छोटी आंखों को मिला के बनी है, उसकी आंखें बड़ी होती हैं, तो ऐसा हमें लगता है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड बट द बैक एज वेल। इन आंखों की हेल्प से जो बटरफ्लाई होती है ना, वो सिर्फ आगे और पीछे देख पाती है, अपनी हर साइड देख पाती है, इसीलिए बटरफ्लाई को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज द नाइट बर्ड। ऐसी चिड़िया जो रात में उड़ती है, आउल। इट कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। ये रात में बहुत अच्छे से देख लेता है लेकिन दिन में नहीं देख पाता है। द आउल हैज़ अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई। इसका जो कॉर्निया होता है और जो प्यूपिल होता है वो बड़ा होता है ताकि ज़्यादा लाइट इसकी आँख के अंदर तक जाए। इसका जो रेटिना होता है उसमें जो 2 टाइप्स के सेल होते हैं वो है रॉड्स एंड कोन्स। तो इसके में बहुत सारे रॉड्स होते हैं लेकिन कोन्स बहुत कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड, उसके अलावा जो ऐसी चिड़ियाँ हैं जो दिन में उड़ती हैं, जैसे कि हमारी ईगल है, वो दिन में बहुत अच्छे से देख लेती है लेकिन रात में इतने अच्छे से नहीं देख पाती। नेक्स्ट इज केयर ऑफ द आइज। हम आंखों की देखभाल कैसे करें। इफ़ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आपकी आई साइड वीक है तो जैसा डॉक्टर बता रहा है वैसे स्पेक्टिकल्स वेयर करिए, पहनिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। अगर आप बहुत कम रोशनी में पढ़ रहे हैं, बहुत धीमी रोशनी में, तो वो भी आपकी आंखों के लिए बुरी है, और अगर बहुत तेज़ रोशनी में पढ़ रहे हैं तो वो भी आंखों के लिए बुरी है। अगर इनसफिशिएंट लाइट होगी, अगर बहुत धीमी लाइट में पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों पे स्ट्रेन होगा, आंखों पे दबाव पड़ेगा और आपको सिरदर्द भी हो सकता है। लैम्प और अ लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। ये लैम्प होती है या जो लेज़र टॉर्च होती है, इसकी लाइट डायरेक्ट अपनी आइज़ पे नहीं मारनी चाहिए, नहीं तो ये रेटिना को डैमेज कर सकती है, उसे हर्ट कर सकती है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। किसी ऐसी लाइट सोर्स को जो कि बहुत पावरफुल है, जैसे कि हमारा सन है, उसे डायरेक्ट आंखों से मत देखिए। नेवर रब योर आइज़। कई लोग अपनी आंखें मसलते रहते हैं, उसे नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आंखों में बाय मिस्टेक कुछ चला गया है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए।
पर याद रहे कि वो पानी साफ़ हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो। ऐसा नहीं है उसमें गंदगी हो और उससे आँखें धो रहे हैं तो वो गंदगी भी आँखों में जा सकती है। नेक्स्ट इज़ टेक बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट लीजिए जिसमें विटामिन ए हो, क्योंकि वो आँखों के लिए अच्छा होता है। कई बार अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि आपको रात में नहीं दिखता है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड डाइट कंपोनेंट सच एज विच आर रिच इन विटामिन ए। इसलिए लोगों को ऐसे कंपोनेंट्स अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए जिनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी कैरेट है, गाजर है, ब्रोकली है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, दूध, दही, मक्खन, ये सब है। तो ये सब अगर आप खाएंगे तो आपकी आंखें हमेशा अच्छी बनी रहेंगी। नेक्स्ट इज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो लोग आंखों से प्रॉपरली नहीं देख सकते वो किस तरीके से पढ़ते हैं और लिखते हैं, अब हम ये जानेंगे। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें सही से नहीं दिख सकता। सम में हैव लिमिटेड विजन। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा दिखता है, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बाय बर्थ, जन्म से ही बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। या फिर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने चाइल्डहुड में या लाइफ के किसी फेज में, किसी इंसिडेंट में, किसी डिजीज के चलते अपनी आंखों को खो दिया है। ठीक है, तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। लेकिन जब हम, जिन लोगों की आंखें नहीं होती हैं उनके बाकी सेंस डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना होता है। फॉर एग्जांपल उनकी सेंसिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, वो टच करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, वो चीज़ों को सुन के बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर समझने लगते हैं। जब उनकी आंखें नहीं होती हैं तो उनके बाकी सेंस एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। अब उनकी हेल्प किस तरीके से करी जा सकती है, अब ये देखते हैं। नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। ऐसे बच्चे या व्यक्ति जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है उन्हें हम दो तरीके से हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉन ऑप्टिकल एड्स। बिना किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट के, यानी कि हम उन्हें चश्मा नहीं दे रहे हैं तो हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे, उन्हें इस तरीके से पढ़ाइए टैक्टिकल एड से, यानी कि सेंस, चीज़ों को छू छू के आप फील कराइए कि ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल है, इसकी शेप ऐसी है, इस तरीके से आप फील करा सकते हैं। या फिर ऑडिटरी एड्स, यानी कि हम उन्हें कुछ चीज़ों को सुना रहे हैं, सुन के वो लेक्चर को मेमोराइज कर रहे हैं, इस तरीके से वो सीख सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एड्स। हम बाकी आजकल इतने इन्वेंशन हुए हैं उनकी हेल्प से भी उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एड। डॉक्टरों की हेल्प से हम उनके लिए लेंसेज बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, बाईफोकल लेंसेज हैं, टिंट लेंसेज हैं, मैग्नीफायर है, टेलीस्कोपिक एड है, तो ये सारी हेल्प हम उन्हें दिला सकते हैं। ब्रेल सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो नहीं देख पाते हैं प्रॉपरली, वो ब्रेल सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं जिनकी हेल्प से अल्फ़ाबेट्स को लिखा जाता है और बच्चों को इन्हें मेमोराइज़ करना होता है। तो ये 63 डॉट पैटर्न्स आप अच्छे से मेमोराइज़ करिए तो आप इसे लिख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कंटेंट। These patterns are embossed in braille sheets that can be recognized on touch. इन्हें ब्रेल शीट्स पे प्रिंट कर दिया जाता है और इसके बाद इन्हें टच करके, छू के महसूस किया जा सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रिंट किए जाते हैं तो इस टेक्निक से प्रिंट किया नहीं जाता है कि एक उभार सा होता है, उन्हें आप टच करके समझ सकते हो कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है और उसके लिए कितने डॉट पैटर्न बनाए गए हैं। These dots are raised to make it easier to touch. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर इनका बनाया जाता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है कि पेपर पे एक उभार होता है और जब आप उसे छूते हैं तो आप उसे इजीली समझ जाएंगे। लुइस ब्रेल इन्वेंटेड इट। इसका आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेल ने किया था, क्योंकि वो खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती थी। इन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया ताकि उनके जैसे जो बाकी बच्चे हैं उन्हें हेल्प मिल सके और वो भी पढ़ लिख सके। 1821 में उन्होंने ब्रेल लिपि को आविष्कार किया था। फिल इन द ब्लैंक्स है। अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मिरर के आगे, प्लेन मिरर के आगे 1 मीटर खड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि ये अपनी इमेज से कितना दूर खड़ा है, तो हमें पता है कि जितना ये खड़ा है मिरर के आगे, इसकी इमेज मिरर के उतना ही पीछे बनेगी, यानी कि 1 मीटर पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। यहाँ पे मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इमेज। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट अपनी इमेज से कितना दूर खड़ा है, दोनों को ऐड कर दो। 1 मीटर प्लस 1 मीटर इक्वल्स टू 2 मीटर दूर खड़ा है। सो ही इज स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। इफ यू टच योर लेफ्ट ईयर विद योर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन
mirror, it will seen in the mirror that you are टचिंग योर राइट ईयर विद योर लेफ्ट हैंड। क्या होता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज होती हैं वो लिटरली इन्वर्स होती हैं, यानी कि अगर आप लेफ्ट कान पकड़ोगे तो वहाँ पे दिखेगा कि आपने राइट कान पकड़ा है, और अगर लेफ्ट हैंड से पकड़ोगे तो वहाँ दिखाई देगा कि राइट हैंड से पकड़ा है। द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकेम लार्ज व्हेन यू सी इन डिम लाइट। प्यूपिल का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है जब हम डिम लाइट में होते हैं, ताकि हम चीज़ों को क्लियरली देख सकें। नाइट बर्ड्स हैव लेस कोन्स देन रॉड्स इन देयर आइज़। जो नाइट बर्ड्स होती हैं जैसे कि आउल है, तो इसके पास क्या होता है, इसकी रेटिना में जो सेल होते हैं कोन्स ज़्यादा होती हैं, रॉड्स कम होती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।